अंधेरे कमरे में स्ट्रीट लैंप से आती रोशनी में घड़ी के रेडियम के कांटे चमकते हुए बता रहे थे कि 1 बजा था। विवेक के जाग के निकलने में अभी 3 घंटे और बचे थे। शायद बाथरूम गया होगा। यही सोच के सरिता बोतल लेकर रसोई में सुराही से पानी लेने पहुंची। बोतल भर के सरिता वापस मुड़ी तो खिड़की के बाहर नजर गई और सरिता वहीं के वहीं ठिठक के खड़ी रह गई। Fever Stories। एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। बात 1986 की है। रेवाड़ी से मेरठ आया विवेक सीधा साधा सा लड़का था। कुछ साल पहले बड़े झमेलों के बाद सरिता से उसकी शादी हो पाई थी। सरिता के माँ बाप को विवेक फूटी आंख नहीं भाता था, लेकिन जैसे ही विवेक की बॉक्सिंग कोच के तौर पे नौकरी लगी, वो भी सरकारी, सरिता के माँ बाप मान गए और बहुत धूमधाम से तो नहीं, लेकिन दोनों की शादी हो गई। विवेक का दुनिया में कोई नहीं था। वो तो इस शहर का था भी नहीं। 2 साल पहले दिसंबर 1984 की बात है। सर्दियों में सवेरे, जाड़ों का सवेरा था और सरिता आराम से रजाई ओढ़े सो रही थी। जब उसके पिताजी के चिल्लाने की आवाज से आंख खुली तो बाहर आके देखा मकान के गेट के सामने चिकन की हड्डियां पड़ी थी। जरूर पड़ोस के मकान के नए किराएदार की करतूत थी। सरिता का पूरा खानदान शुद्ध शाकाहारी था और विवेक घनघोर मांसाहारी, क्योंकि खिलाड़ी आदमी था। चिकन, अंडा और दाल उसके खाने में दिन के 3 वक्त हुआ करता था। झगड़ा हुआ तो जरूर, पर सिर्फ एक तरफ से। विवेक बड़े विनम्र तरीके से बात करता रहा और सरिता के पिताजी की आवाज के ऊपर उसकी आवाज एक बार भी नहीं गई। और बात खत्म होते ही न सिर्फ विवेक ने सब कुछ साफ किया, बल्कि उसके बाद कभी शिकायत का दूसरा मौका भी नहीं दिया। बस सरिता को यही बात भा गई उसकी। सरिता को उसके माँ बाप ने बड़े नाजों से किसी फूल की तरह पाला था। उसे बचपन से ही दिल की एक बीमारी थी। लाखों में एक केस था उसका। वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी और डॉक्टर्स का भी यही कहना था, जब तक हंसती खेलती और खुश रहेगी, जिंदा रहेगी। आज सरिता कॉलेज में प्रोफेसर थी और विवेक की अपनी बॉक्सिंग एकेडमी थी। जबरदस्त मेहनती और कसरती। सवेरा होने से पहले ही 4 बजे जाग के उठ के दौड़ने जाता था। 5 मील दौड़ के 1 घंटा कसरत करता था और फिर घर पहुंच के सरिता के लिए नाश्ता बना के अपने लिए अंडे और दाल के पानी का नाश्ता बनाता था और फिर ठीक 8 बजे सरिता के साथ चाय पी के एकेडमी चला जाता था और घर लौट के दिन भर की बातें सरिता को बताते हुए ठीक 7 बजे खाना खा के 10 बजे तक सो जाता था। यही थी विवेक की रोज की जिंदगी। कभी 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं हुई। एक दिन सरिता बाजार गई हुई थी सब्जियां वगैरह लेने। वैसे तो हमेशा घर पर एकेडमी का कोई ना कोई शागिर्द आके सामान पहुंचा देता था, लेकिन उस दिन अचानक सरिता को लगा बाजार रास्ते में ही है, जरा कुछ खरीद के ले चलती हूँ। सरिता बाजार गई और जैसे जैसे वो एक एक दुकान पे जाती और सामान चुनती, उसे दुकानदार सामान तो दे देते पर कोई भी पैसा लेने को तैयार नहीं हो रहा था। सरिता को यह बात बड़ी अजीब लगी। आखिरकार चिढ़ के बिना कुछ खरीदे वापस आ गई और सोचती रही कि ये हुआ क्या। शाम को विवेक लौटा तो उसे पूरी बात बताई। विवेक पहले तो हंसा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो तुम ही रोज बाजार जाया करो। एकेडमी के लड़कों की मेहनत और हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे मैडम। और फिर शाम की चाय पी के अचानक विवेक को कुछ काम याद आया तो वापस एकेडमी चला गया। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे पे किसी ने खटखटाया तो सरिता ने दरवाजा खोला। वो सारा सामान जो सरिता ने हर दुकान से चुना था, वो सब कुछ लेकर एक बड़ा सा बोरा लिए एक लड़का खड़ा हुआ था। वो बड़ा सा बस्ता उसने नीचे रखा और बोला, भाभी जी, आप ये सारा सामान लेना चाहती थी ना, ये लीजिए, 85 रुपए हुए। वो क्या है, दुकानें तब बस खुली ही थी ना, तो किसी के पास छुट्टा नहीं था और आपके पास 100 का नोट था, इसीलिए अब सबने मिलके सारा सामान हमारे हाथों भिजवा दिया और ये 15 रुपए छुट्टे भी दे दिए। सरिता हैरानी भरी आंखों से उसे देखती रही और घबराई सी हालत में किसी रोबोट की तरह सामान लेकर 100 का नोट उस लड़के के हाथों में दे दिया और 15 रुपए ले लिए। लड़का चला गया और सरिता उसे देखती ही रह गई। लड़का जैसे ही नुक्कड़ से मुड़ा और गली में घुसा,
सरिता जैसे नींद से जागी और उसके पीछे भागी, और भागते भागते जैसे ही गली में मुड़ी तो देखा लड़का तो जा चुका था, लेकिन सामने से ठंड में हाथ रगड़ता विवेक चला आ रहा था। सरिता का चेहरा देख के विवेक घबरा गया। सरिता ने उसे पूरी बात बताई तो विवेक भी परेशान होकर दौड़ा, और दोनों जब वापस घर पहुंचे तो देखा सामान और 15 रुपए वहीं रखे थे। दोनों के दोनों एक ही बात सोच के परेशान हो रहे थे। बाजार में तो हजारों लोग रोज आते जाते रहते हैं, उन लोगों को घर का पता किसने दिया। खैर, वक्त बीतने के साथ साथ ये बात आई गई हो गई। विवेक को अपनी एकेडमी से कुछ लड़कों को लेकर टूर्नामेंट खेलने जाना था। आए दिन उसके टूर्नामेंट होते ही रहते थे, लेकिन ये चुनावों के समय होने वाला टूर्नामेंट था। हमेशा चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी चुनाव हो, उस वक्त पे टूर्नामेंट बढ़ जाते थे, और इनमें कोच साहब के लिए बहुत बड़े प्राइज हुआ करते थे, तगड़े वाले। लिहाजा सरिता भी कुछ नहीं कहती थी। विवेक आज 7 दिनों के बाद लौटने वाला था। सरिता खुश थी, अपनी ही धुन में मस्त वापस घर की ओर जा रही थी, जब कहीं से अचानक एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के पीछे से आए और सरिता को उल्टा सीधा बोल के छेड़ने लगे। सरिता का खून खौल रहा था, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। कहते हैं जंगली जानवर इंसानों का डर सूंघ लेते हैं। बस सरिता के इस डर को भी इन लड़कों में से एक ने सूंघ लिया, और सरिता को छूने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन बॉक्सर की बीवी थी, रोज दिन भर मारपीट और बॉक्सिंग की कहानियां सुनती थी। भारी दोपहर थी, सरिता ने लड़के का हाथ पकड़ के जोर से अपनी ओर खींच लिया, और बस मोटरसाइकिल समेत दोनों लड़के गिर गए। पहले तो बड़ा चीखे चिल्लाए, लेकिन फिर बदला लेने की धमकियां देने लगे। सरिता उतनी देर में वहां से निकल के घर चली आई थी और सीधे नहाने चली गई। ठंडे पानी के छींटों से दिमाग और शरीर ठंडा हुआ, और कुछ ही देर बाद दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। सरिता ने डरते डरते खिड़की से झांक के देखा तो बाहर विवेक खड़ा था। सरिता किसी पंछी की तरह उड़ती हुई आई और दरवाजा खोल के विवेक से लिपट के रो पड़ी। विवेक ने उसे किसी तरह संभाला और पूछा कि हुआ क्या, तो सरिता ने पूरी बात बताई। विवेक तुरंत उठ के उसी ओर भागा, लेकिन अब इतनी देर बाद कहां कोई बैठा रहता उसके लिए। हफ्ते भर बाद की बात है। प्यास से सरिता की आंख खुली। वो उठी और आंखों में नींद लिए हुए पास रखी पानी की बोतल लेने को हाथ बढ़ाया। बोतल में पानी खत्म हो चुका था। सरिता आहिस्ते से उठी कि कहीं आवाज से विवेक जाग न जाए। पलंग से बिना आवाज किए सरिता उतरी तो देखा विवेक पलंग पे नहीं था। सबसे पहले सरिता की नजर घड़ी पे गई। अंधेरे कमरे में स्ट्रीट लैंप से आती रोशनी में घड़ी के रेडियम के कांटे चमकते हुए बता रहे थे कि 1 बजा था। विवेक के जाग के निकलने में अभी 3 घंटे और बचे थे। शायद बाथरूम गया होगा। यही सोच के सरिता बोतल लेकर रसोई में सुराही से पानी लेने पहुंची। बोतल भर के सरिता वापस मुड़ी तो खिड़की के बाहर नजर गई और सरिता वहीं के वहीं ठिठक के खड़ी रह गई। विवेक पीछे के आंगन में एक बड़ी सी सीमेंट की सिल्ली ऐसे रख रहा था मानो कागज का टुकड़ा हो। उनके कच्ची मिट्टी के आंगन में बरसात के वक्त बड़े सांप आ जाते थे, इसीलिए विवेक ने पूरे आंगन को सीमेंट की चौकोर सिल्लियों से पक्का करा दिया था। सिर्फ तुलसी वैसी की वैसी थी आंगन के बीचों बीच। सरिता कुछ बोली नहीं। वो कमरे में जाके इंतजार करने लगी। विवेक 15-20 मिनट के बाद नहा के वापस कमरे में आया और सरिता को समझ भी नहीं आया कि विवेक कब आके लेट गया। न कोई आवाज हुई, न चादर पे कोई सलबट पड़ी। सरिता कुछ देर तक इसी उधेड़-बुन में थी कि पूछे या नहीं, लेकिन फिर रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया विवेक से, विवेक तुम आंगन में क्या कर रहे थे? विवेक ने बात को बिना घुमाए बिल्कुल सीधा जवाब दिया, घर में पुराना दुश्मन घुसाया था, उसी की लाश दफन कर रहा था। अब सोने भी तो मेरी अम्मा। सरिता समझ गई कोई फालतू सी बात होगी जिसको लेके ऐसे ही परेशान हो रही थी बस। विवेक जितना सीधा शायद ही कोई और होगा। ओ हाँ, जरूर कॉकरोच होंगे। विवेक को नफरत है कॉकरोचों से, देखते ही बौरा सा जाता है बिल्कुल। वो सीमेंट की सिल्ली उठा के फ्लिट मारा होगा जरूर। सरिता को कॉकरोच दिख जाए तो चीख पुकार मच जाएगी, इसीलिए विवेक ऐसे अंधेरे में चुपचाप ये सब काम कर रहा था। सुबह सरिता की आंख जल्दी ही खुली। 7 बज रहे थे। विवेक नाश्ता बना रहा था। सरिता उठ के उसके पास गई और अचानक सरिता को इस वक्त जागा हुआ देख के विवेक बड़ा खुश हुआ। बोला, अरे वाह, अब कल से 3 घंटा और पहले उठ जाना, तो फिर हम दोनों साथ में दौड़ने चलेंगे।
सरिता मुस्कुराई और फिर विवेक को मुंह चढ़ा के बाथरूम चली गई। अचानक जैसे सरिता को कुछ याद आया, बाथरूम से निकलते हुए फिर से पूछ बैठी, घर में कॉकरोच बहुत बढ़ गए हैं क्या? रात को आंगन में क्या कर रहे थे? विवेक को जैसे झटका सा लगा। अपने चेहरे पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लिए हुए सरिता से बोला, रात को आंगन में? मैं सपना देखा होगा मैडम, मुझे कभी बाथरूम जाने के लिए भी कभी उठते दिखा है नींद में। बात तो सही थी, विवेक अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता था कि नींद से उठ के कभी बाथरूम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सरिता जानती थी उसने क्या देखा था। रात को गुमसुम सी बैठी नाश्ते के साथ बच्चे की तरह खेलती रही। विवेक एकेडमी के लिए जा चुका था और सरिता बस यही सोच रही थी कि विवेक झूठ क्यों बोल रहा था। वो उठी और आंगन में गई। जाके करीब से ध्यान से देखने लगी तो एक पल को लगा सचमुच सपना ही देख रही थी, क्योंकि आंगन तो बिल्कुल साफ सुथरा सपाट था। सरिता मुस्कुराती हुई वापस कमरे में जाने को बढ़ती कि उसकी नजर उसी जगह गई जहां उसने रात को विवेक को देखा था। 2 सिल्लियों के बीच जरा ज्यादा जगह थी। सरिता अंदर गई और एक सरिये का टुकड़ा लेके आई और उसी से सिल्ली को हटाने की कोशिश करने लगी। और किसी तरह सिल्ली जब थोड़ी सी हिली तो उसके नीचे सरिया लगा के पूरी ताकत से सरिता ने उसे ढकेल दिया। सिल्ली हटी और सरिता ने देखा कि नीचे की मिट्टी ठीक नहीं लग रही थी। नीचे ना तो कीड़े मकोड़े थे और ना ही मिट्टी ऐसी लग रही थी जैसे सालों से सिल्ली वहीं रखी हो। समझ आ रहा था कि सचमुच मिट्टी हटा के वापस डाली गई है। सरिता ने डरते डरते हाथों से खोदना शुरू किया और थोड़ी सी मिट्टी हटते ही सरिता की चीख निकल गई। उसके आंगन में एक लाश दफन थी जिसके हाथ की उंगली खोदने पे बाहर निकल आई थी। सरिता घबराहट के मारे पसीने पसीने हो चुकी थी। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। लेकिन ये कैसे हुआ? विवेक ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो सीधा साधा है ना। उसका विवेक ऐसा नहीं है। बस यही सोच के वो निकल पड़ी विवेक के एकेडमी की ओर। और सरिता के वहां पहुंचते ही सारे लड़कों ने आसमान सर पे उठा लिया। कोई नाश्ता खिलाने की बात करता तो कोई शरबत पिलाने की बात करता तो कोई कुछ, लेकिन उनकी भाभी को तो कोई रोक ही नहीं पाया। और सरिता ने जैसे ही उन सबको हटाते हुए जबरदस्ती धक्का मार के दरवाजा खोला तो सामने सरिता बस पत्थर सी बन के वहीं खड़ी रह गई और अपने विवेक को देखती रही। विवेक आज रुकने के मूड में नहीं था। उसका शरीर थक चुका था लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उससे हाथ उठाए नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर भी उसके हाथ चलते जा रहे थे और एक के बाद एक घूंसे बरसाए जा रहा था विवेक। आज उसने साबित कर दिया था कि उसका सिर्फ नाम विवेक है। उसके पास विवेक नहीं था, क्योंकि आखिरकार जब उसके हाथों ने घूंसे बरसाना बंद किया तो चारों ओर जैसे मौत का सन्नाटा सा छा गया था और खून की एक धार उसके हाथ से बहती हुई बूंद बूंद नीचे गिर रही थी और दूसरी धार उस पंचिंग बैग से। विवेक ने गुस्से से आखिरी मुक्का मारा पंचिंग बैग पे तो उसका कपड़ा फट गया और उस दिन जो 2 लड़के सरिता को छेड़ रहे थे उनमें से एक का खून से लथपथ चेहरा उसमें से झूल गया। सरिता बस पत्थर सी वहीं खड़ी देखती रह गई अपने विवेक को, उस विवेक को जो मक्खी तक को नहीं मार सकता था, उस विवेक को जो अपनी आवाज तक ऊंची नहीं करता था, वो विवेक जिसके नाम की माला जपती थी सरिता। वो ही विवेक पैसे लेके चुनावों के वक्त असामाजिक तत्वों के लिए हाथ पैर तोड़ने और कभी कभी गर्दन तक तोड़ने के काम करता था। विवेक के पीछे पुलिस इस तरह पड़ गई थी कि उसे अपना शहर छोड़ के यहां आना पड़ा था। उसने सोचा था कि नई जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन शेर के मुंह खून लग चुका था। आसानी से पैसा कमाना सीख चुका था विवेक, और जब लोग उससे डरते तो उसे और अच्छा लगता था। उस दिन बाजार में सबको पता था कि सरिता कौन है, इसीलिए कोई उससे पैसे नहीं मांग रहा था। खबर विवेक तक पहुंची तो उसी ने लड़के के हाथों सामान भिजवाया कि सरिता को कहीं शक ना हो जाए। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन उन लड़कों ने आकर सारी गड़बड़ कर दी। विवेक के गांव रेवाड़ी के ही थे। विवेक को ही ढूंढते हुए आए थे यहां, और सरिता विवेक की बीवी है ये जानते हुए उसे छेड़ा ताकि विवेक उनके सामने जाए और वो दोनों अपना बदला पूरा कर सकें। लेकिन सरिता की हिम्मत ने खेल बदल डाला। चोट लगने की वजह से वहां से दोनों सीधे अस्पताल पहुंचे
और अस्पताल से निकलते ही एक को विवेक ने अपने घर के ही पास दबोचा जब वो सरिता को मारने आ रहा था, और हाथापाई में जब वो मारा गया तो उसे अपने ही आंगन में दफना दिया, और दूसरे को सवेरे ही उसके शागिर्दों ने उठाया और गुरुजी के हवाले कर दिया, और गुरुजी ने उसे अपनी सबसे पसंदीदा सजा दे दी, पंचिंग बैग में भर के घूंसों से मौत। लेकिन विवेक ऐसा कैसे बन गया, कब बना और कब से इतना कुछ छुपा रहा था सरिता से? ये सब कुछ उसे बता पाता उससे पहले ही विवेक ने देखा सरिता की सांसें बंद हो चुकी थीं। विवेक का इतना बड़ा सच जान के, विवेक का असली चेहरा देख के सरिता का शॉक से हार्ट फेल हो चुका था। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।